हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी का मतलब एक कंपनी का निर्माण कैसे होता है। कंपनी, वह कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनी हो, उसका निर्माण या उसके निर्माण की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, आज हम उसे जानने वाले हैं। एक कंपनी के निर्माण के लिए, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। उन डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करना, उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करना, उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, जिसे कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान अपनाया जाता है। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्डिंग एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किस तरीके से रजिस्टर होती है या किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। उसे जानने के लिए उसके जो भी स्टेप्स हैं, जो भी चरण हैं, उनको हमको समझना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहले हम उसको जानेंगे। फिर उन स्टेप्स के अंतर्गत क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं या क्या चीज़ें की जाती हैं, हम उसे भी जानेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन स्टेप्स का एग्जीक्यूशन कौन करता है, वो कौन व्यक्ति होता है जो कि इन सभी कार्यों को एग्जीक्यूट करता है, हम उसे भी जानने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कंपनी के फॉर्मेशन के या भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनी हुई कंपनियों के फॉर्मेशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। कंपनी के फॉर्मेशन का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है आपका प्रमोशन। जब हम बात फॉर्मेशन की करते हैं तो वहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप्स है वो है प्रमोशन। प्रमोशन, जिसे हिंदी में प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जो सेकंड स्टेप है वो है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन या जिसे हम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसे हम टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। तो कंपनी के फॉर्मेशन के, और अगर हम लीगल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो किसी भी कंपनी जो कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनेगी, उसके फॉर्मेशन के ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं। हाँ, वहाँ पर जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो फंड रेज करना, कैपिटल की व्यवस्था करना, और एक और स्टेप होता था जिसे हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के नाम से जानते थे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 और फिर कंपनीज एक्ट 2015 में अमेंडमेंट कर उस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाले स्टेप को हटा दिया गया। सेक्शन 11 के अंतर्गत उसे ख़त्म कर दिया गया। तो अगर बात की जाए कंपनी के फॉर्मेशन की, तो उसकी मुख्य रूप से ये 3 स्टेप होते हैं। एक प्रमोशन, जिसे हम प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरा इनकॉर्पोरेशन, जिसे हम समामेलन या रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के नाम से जानते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि बिना सर्टिफिकेट मिले कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं, इन सभी स्टेप्स के बारे में हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रमोशन के बारे में जानते हैं। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन, या जिसे हिंदी में
प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी कंपनी के निर्माण का सबसे पहला स्टेज प्रमोशन होता है। प्रमोशन के अंतर्गत ही कंपनी उत्पन्न होती है, या ये हम कहें कि डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया जो है वो प्रमोशन के अंतर्गत होता है। हम प्रमोशन को जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ये वो स्टेज है जहां पर एक बिजनेस करने का विचार उत्पन्न होता है और फिर उसे लीगली एग्जीक्यूट किया जाता है। और जब लीगली एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन टू द रजिस्ट्रार सम्मिलित होता है। प्रमोशन का काम जो व्यक्ति करता है उसे हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, प्रमोटर ही वह व्यक्ति होता है जो कि कंपनी के निर्माण के संदर्भ में सारी इनिशियल एक्टिविटीज करता है। प्रमोटर ही वह व्यक्ति होता है जिसके मन में कंपनी के निर्माण के संदर्भ में विचार आता है और फिर उन विचारों को वो लीगली एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर होते हैं वो उन्हें एग्जीक्यूट करता है। अगर हम इसे थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट बनाना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रमोटर ही वह व्यक्ति होता है जो कि कंपनी को उत्पन्न करता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कंपनी का जन्म नेचुरल बर्थ से नहीं होता है, कंपनी का जन्म लीगली होता है। तो लीगली जो कंपनी बनाता है उसे हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं। प्रमोटर के बारे में कुछ और भी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हम प्रमोटर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो प्रमोटर एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि कंपनी के निर्माण के संदर्भ में जितने भी प्रिलिमिनरी जो भी फंक्शन होते हैं वो प्रमोटर के द्वारा ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अगर हम प्रमोटर के रूपों के बारे में बात करें, कितने प्रकार के प्रमोटर्स होते हैं, तो हमें 3 तरह के प्रमोटर दिखाई देते हैं। पहला एक्सीडेंटल प्रमोटर, दूसरा प्रोफेशनल प्रमोटर, और तीसरा फाइनेंशियल प्रमोटर। चलिए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। एक्सीडेंटल प्रमोटर, प्रोफेशनल प्रमोटर और फाइनेंशियल प्रमोटर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रमोटर वह व्यक्ति है जो कि कंपनी के निर्माण के संदर्भ में जिसके मन में विचार आता है और जो कंपनी को लीगली जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर होते हैं वो उसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ये प्रमोटर 3 तरीके के हो सकते हैं। एक एक्सीडेंटल प्रमोटर, दूसरा प्रोफेशनल प्रमोटर, तीसरा फाइनेंशियल प्रमोटर। एक्सीडेंटल का मतलब ऐसे प्रमोटर जो दुर्घटनावश प्रमोटर बन गए। प्रोफेशनल प्रमोटर वो प्रमोटर जो कि एज ए प्रोफेशन प्रमोशन को अपनाते हैं और दूसरों के लिए वो काम करते हैं। फाइनेंशियल प्रमोटर का मतलब हुआ वित्तीय प्रमोटर का मतलब ऐसे प्रमोटर जो कंपनी को इनिशियली फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं और बाद में उनके दिए गए इन हेल्प्स को उनको शेयर्स और डिबेंचर्स देकर सेटिस्फाई कर दिया जाता है, तो वो फाइनेंशियल प्रमोटर होते हैं। मतलब वो इनिशियली कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, इस वजह से उनको फाइनेंशियल प्रमोटर कहा जाता है। जब हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट की तो प्रमोटर को सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में डिफाइन किया गया है। प्रमोटर हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में जो डिफिनीशन दी गई है उसके अनुसार प्रमोटर वह व्यक्ति है जो कि जिसका नाम कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में है और जिसके सुपरविज़न और कंट्रोल में कंपनी के जो
भी अधिशासी हैं वो काम करते हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको प्रमोटर के संदर्भ में बता दूँ। जब हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 की, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 से परिवर्तित हुआ है हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में प्रमोटर की कोई डिफिनीशन नहीं थी, मतलब प्रमोटर किसी भी तरीके से वहाँ पर एक लीगल टर्म नहीं था। प्रमोटर के बारे में एक और बात मैं बता दूँ, प्रमोटर को कहा जाता है, जब कंपनीज एक्ट 1956 की बात हम करते हैं तो वहाँ पर प्रमोटर का रोल केवल इतना था कि वो कंपनी को इस्टेब्लिश कर देता था, उसके बाद उसको कोई भी पूछता नहीं था। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो वहाँ पर प्रमोटर के रोल को इम्पोर्टेंस दिया गया और प्रमोटर को एक लीगल डिफिनीशन दी गई। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में प्रमोटर को डिफाइन किया गया है, प्रमोटर की एक लीगल डिफिनीशन दी गई है। अगर हम बात करें फंक्शन की, प्रमोटर के फंक्शन की, तो वो जितने भी इनिशियल प्रिलिमिनरी वर्क्स हैं एक कंपनी के निर्माण के संदर्भ में, वो सभी प्रमोटर के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसे बनेगा, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैसे बनेगा, कंपनी में जो भी इनिशियल अपॉइंटमेंट होंगे वो प्रमोटर के द्वारा किए जाते हैं। कंपनी के संदर्भ में जो इनिशियल थिंग्स हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कि जो भी नाम डिसाइड हुआ है वो सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है या नहीं है, ये सभी फंक्शन प्रमोटर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। प्रमोटर के कई सारे फंक्शंस हैं, वो इनिशियल वर्क से जुड़े हुए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रमोटर को राइट्स भी दिए गए हैं, कुछ अधिकार भी हैं। वो अधिकार क्या हैं? प्रमोटर को राइट टू रिम्यूनरेट है, प्रमोटर के द्वारा किए गए जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो भी उसे प्राप्त करने का अधिकार है। अगर ज्वाइंट प्रमोटर्स हैं तो जो उसके को प्रमोटर्स हैं उनसे वो अपना रिम्यूनरेशन प्राप्त करने का भी अधिकारी हो सकता है। प्रमोटर की लायबिलिटीज़ भी हैं कि अगर प्रमोटर के द्वारा किए गए किसी भी कार्य से कंपनी को कोई नुकसान होता है तो सीधे सीधे प्रमोटर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रमोटर के द्वारा किया गया कोई भी काम कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाता है तो प्रमोटर को दंड देने का भी प्रावधान है, सजा देने का भी प्रावधान है। तो प्रमोटर के जहां राइट्स हैं, प्रमोटर के जहां अधिकार हैं, प्रमोटर को वहां पर के दायित्व भी तय किए गए हैं। ठीक है, तो हमें प्रमोशन और प्रमोटर के अंतर्गत बहुत सारी बातें पता चली। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कंपनी के फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस हैं। 3 में से सबसे पहला है वो है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, और तीसरा है टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम पहले स्टेप में हैं और पहला स्टेप है प्रमोशन का। और प्रमोशन में मैंने आपको बताया कि कंपनी के निर्माण के संदर्भ में जितनी भी इनिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी प्रमोशन के अंतर्गत होती हैं। और ये जो एक्टिविटी होती है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है? वो एग्जीक्यूट की जाती है प्रमोटर के द्वारा। तो प्रमोटर ही वह व्यक्ति होता है जिसके दिमाग में, जिसके मस्तिष्क में आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आता है। प्रमोटर के 3 टाइप्स मैंने आपको बताए, एक्सीडेंटल प्रमोटर, प्रोफेशनल प्रमोटर और फाइनेंशियल प्रमोटर। अगर हम एक्सीडेंटल प्रमोटर की बात करें तो ऐसा प्रमोटर जो दुर्घटनावश प्रमोशन का काम करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो टाटा का जो नैनो कार आई थी तो उसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि रतन टाटा के मन में दुर्घटनावश उस कार को बनाने का विचार आया था कि वो एक बार एक ट्रैफिक सिग्नल में फंसे हुए थे और उनके बगल में एक फैमिली जो कि स्कूटर पे थी, उन्होंने कड़ी धूप में वो ट्रैफिक सिग्नल में फंसे। तो जब रतन टाटा ने अपना शीशा खुला कार का तो जो फैमिली मेंबर्स थे उसमें से एक ने कहा कि काश हमारे पास एक ऐसी कार होती जिसमें हम बैठे होते और हमें धूप नहीं लगती। ये बात रतन टाटा के मन को बहुत प्रभावित करती है और उसी समय उनके दिमाग में नैनो बनाने के संदर्भ में विचार आया। नैनो कार जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, हाँ ये अलग बात है, अभी उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, वो
एक तरह से सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस सिचुएशन में रतन टाटा के दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ और हम ये कह सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रमोटर के नाम से हम उनको जान सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जब भी किसी व्यक्ति के मन में आए और वो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करे तो उस व्यक्ति को हम प्रमोटर कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें प्रमोटर के बारे में मैंने आपको बताई। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में प्रमोटर के राइट्स भी हैं और प्रमोटर के लाइबिलिटीज भी हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया, राइट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, तो प्रमोशन, जैसे ही प्रमोशन का ये स्टेज पूरा होता है, सीधे हम एंटर करते हैं इनकॉर्पोरेशन के स्टेज में। और इनकॉर्पोरेशन का जो स्टेज होता है उसमें जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर हैं उसे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रमोटर ही वह व्यक्ति होता है जो कि कंपनी के निर्माण के संदर्भ में जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर है उसे एग्जीक्यूट करता है। और लीगल डॉक्यूमेंटेशन है क्या? सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि जो कंपनी के पहले डायरेक्टर बनने वाले हैं उनके पास DIN है या नहीं, मतलब डायरेक्टर बनने के लिए जो विशेष योग्यता होती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की, वो है या नहीं है। उसे देखने के बाद प्रमोटर के डिजिटल सिग्नेचर का रजिस्ट्रेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को किया जाता है, वो होने के बाद ही वो जो सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन करवाने का जो स्टेप होता है वो उसे एग्जीक्यूट करता है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो वहां पर उसे सबसे पहले DIN अपने डायरेक्टर्स के लिए ऑब्टेन करना और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना, ये अनिवार्य हो जाता है। ये दोनों काम करने के पश्चात फिर वो अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, मतलब जो नाम कंपनी का डिसाइड किया गया है क्या वो अवेलेबल है, डिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल तो नहीं है, वो उसको जो है प्राप्त करता है। और अगर नाम सही है तो नाम को जो है वो कंपनी का नाम डिक्लेयर कर दिया जाता है। इतनी बातों को ध्यान में रखकर फिर जो है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर एग्जीक्यूट होता है। तो इन जो डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर्स हैं इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानने का प्रयास करेंगे।